बच्चों, उषा कविता के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उषा का जो जादू चल रहा था लगातार, जो आसमान में पल पल परिवर्तन हो रहे थे, उसके आगे क्या होता है। नीर जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। सारे कार्य निपट चुके हैं। चौका लिप लिया गया है, मसाला बांट के खाना वगैरह सब तैयार हो गया है, बच्चों को विद्यालय भेज दिया गया है। अब जो है घर की जो औरतें हैं वो स्नान वगैरह से निवृत्त होने के लिए झील या किसी तालाब वगैरह में जाती हैं। तो यहाँ कवि ने क्या उपमा लिया है, किस तरह से वो उसकी व्याख्या करते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि नीले रंग की झील है जिस पर आसमान का रंग उस झील पर पड़ रहा है, उस पानी पर पड़ रहा है। तो पानी का रंग अपना कोई रंग नहीं होता, जो भी आसपास की जो उसके प्रति छाया पड़ती है वही रंग वो ले लेता है। तो आसमान इस वक्त नीला है। नीले रंग में कोई मतलब स्त्री जब जाके नहा रही है तो उसका गौर रंग जो है उसकी कह सकते हैं गहराई को वो तोड़ता है। ये उन्होंने एक सिंबॉलिक मीनिंग दिया, एक प्रतीक दिया। लेकिन असल में क्या बात है, जब नीला रंग है पूरे उस झील का, उसी वक्त सूर्य की आभा, जो उगता हुआ सूर्य, उसमें तेज प्रकाश नहीं होता, एकदम चटक नहीं होता, उसमें हल्की सी मतलब सीधा एक लाल रंग का ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा एक जो कह सकते हैं बॉल ऊपर आ गई है या किसी तरह की कोई प्रतिछाया सी लगने लगता है। वो जब उसकी छाया उस समुद्र उस झील पर पड़ रही है तो वो लाल रंग का या पीले रंग का, हल्का सा पीले रंग लिए हुए है, वो पीले रंग का जो सूरज है जब नीले रंग पर पड़ता है तो ऐसा लगता है कि कोई उसके रंग को वो काटता है और ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही सुंदर, बहुत ही रूपवान स्त्री वहां से नहा कर निकल रही हो। फिर वो क्या कहते हैं, और टूट जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। इस उषा का ये जो धीरे धीरे पल पल परिवर्तित हो रहा था पूरा वातावरण, अब ये जादू जादू के समान ही तो था। जैसे हर एक क्षण में एक नया रूप ले रहा था आसमान, अब वो पूरी तरह से समाप्त होता है और एक क्या कह सकते हैं नया नई आभा आसमान में देखने को मिल रही है। अब सूर्योदय हो चुका है, इससे किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि सूर्य का चटक प्रकाश निकल चुका है, एक चंपई रंग आ गया है। तो उस चंपई रंग के आगे और कोई रंग टिक नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं अब वो जादू जो हम देख रहे थे आसमान में पल पल परिवर्तन जो हम लगातार निहार रहे थे वो अब खत्म हो गया है। क्यों? क्योंकि अब सूर्योदय हो चुका है। ठीक है, आइए अब हम के प्रश्नोत्तर पे चर्चा करते हैं। दो ही प्रश्न हैं इसके, उनके बारे में हम पढ़ लें। पहला प्रश्न है, कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। आप देखिए जो उपमान दिए गए हैं, प्रात का नभ, ठीक है, भोर का नभ, उसके बाद दिया है लीपा हुआ चौका, उसके बाद काली सिल, इस तरह के जो ये उपमान दिए हैं वो कहते हैं कि आखिरकार कवि ने गांव को ही क्यों लिया है, शहर को भी ले सकते थे। तो यहाँ हमारे पास यही है कि गांव में जो सुबह होती है वो बहुत जल्दी होती है और शहरों में जो दिनचर्या है थोड़ी देर से प्रारंभ होती है। तो ये वो कहते हैं वहाँ, इसलिए उन्होंने कौन से लिए हैं बेम, कौन से उपमान लिए हैं। भोर का नभ को राख से लीपे हुए चौके से वह लेते हैं। फिर बहुत काली सिल को वो की बात करते हैं। उसके बाद स्लेट की बात करते हैं। देखिए क्योंकि शहर की अगर वो बात करते तो राख से लिपा हुआ चौका नहीं आ सकता था वहाँ, क्योंकि चौक ना तो गीली चिकनी मिट्टी से कोई अपने घरों को लीपता है। फिर अगर काली सिल की बात करें तो कोई मसाले नहीं बांटता या मसाले नहीं बनाता। वहाँ क्या होता है, वहाँ पर पिसे हुए मसाले या मिक्सी वगैरह का प्रयोग होता है। फिर स्लेट की बात करें तो शहरों के बच्चे कोई स्लेट वगैरह का कार्य नहीं करते। तो यहाँ पर स्लेट की बात
और सिल्क की बात और राख की बात की गई है, इसलिए यहाँ गांव के ये उपमान जो है इन्होंने ये प्रयोग किए हैं। अब देखिए अगला जो प्रश्न है, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख, तो भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रश्न क्या आया है कि जो ये कोष्टक हैं, ये जो ब्रैकेट दिया गया है, इससे पंक्ति पर क्या विशेष अर्थ आया। आपने जो कैमरे मंद अपाहिज कविता पढ़ी थी उसमें भी कोष्टक थे, और उसमें अब हाँ दिखाओ इसे बड़ा बड़ा और बड़ा, तो ये जो शब्द होते हैं जो कोष्टक में आते हैं, ब्रैकेट में आते हैं बच्चे, ये कह सकते हैं कविता के अर्थ की और ज़्यादा उसे व्याख्यायित करते हैं, उसे और ज़्यादा विस्तार देते हैं। राख से लीपा चौका आ गया, अभी गीला पड़ा है। ये जो अभी गीला पड़ा है ये बता रहा है कि चौका अभी अभी लीपा गया है, जो अभी नमी लिए हुए है। तो इस ये जो कोष्टक है ये अर्थ के भाव को, मतलब इस अर्थ को और ज़्यादा व्याख्यायित कर रहा है। एक अगर देखें तो काव्य सौंदर्य की दृष्टि से तो ये आकर्षक लगता है और ज़्यादा सुंदर बनाता है कविता को, लोगों कवि मतलब पाठक का ध्यान आकर्षित करता है इस ओर। ठीक है, ये दो प्रश्न हैं, ये आप अपनी कॉपी में कर लेंगे।